हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के बारे में और उसके एक एक MCQ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है साथियों, उसके हम थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना चाहेंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथियों, सबसे तो पहले आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आज जो बताने वाला हूँ आपको, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता सन 2000 का ये अधिनियम पास किया गया है और इसी अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे। इसके MCQ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं कुछ आपको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बता देना चाहता हूँ साथियों, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे रेलिवेंट है। उसी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जिसको हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य कहते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य में ये है पहला आपके पास कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1 नवंबर, कब साथियों, तो 1 नवंबर, अगर हम ये डेट कहें तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। 1 नवंबर सन 2000 से, कब से साथियों, तो सन 2000 से लागू है। क्या लागू है, तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1 नवंबर सन 2000 से लागू है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का विस्तार कहाँ पे होगा साथियों, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये कहाँ का है, तो ये CJ का है, मीन्स कि छत्तीसगढ़ का है। तो कहाँ पे ये लागू होगा साथियों, तो छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ पे ही लागू होगा। ये आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है, आपके एग्जामिनेशन में रेगुलरली पूछा जाता है। कह रहा है छत्तीसगढ़ में कृषि वर्ष, कृषि की बात कर रहे हैं साथियों, तो कृषि वर्ष की अगर हम बात करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो कृषि वर्ष की बात कर रहे हैं। कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो साथियों 1 जुलाई से। कब से कृषि वर्ष प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में, तो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। ये कृषि वर्ष की बात कर रहे हैं, 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ें चलती हैं, वो क्या चलती है साथियों, तो राजस्व वर्ष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अभी तो कृषि वर्ष आपने देखी है, अब राजस्व वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्व वर्ष कब से स्टार्ट होता है साथियों, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्व वर्ष जो स्टार्ट होता है वो 1 अक्टूबर से होता है। कब से होता है साथियों, तो 1 अक्टूबर से राजस्व वर्ष की स्टार्टिंग होती है। अब आप कहेंगे कि ये कृषि वर्ष और राजस्व वर्ष कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो मैं कहूँगा कि अगर राजस्व वर्ष की हम बात करते हैं, राजस्व वर्ष की, तो ये धारा 2 के सब क्लॉस 4 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे साथियों, तो धारा 2 के सब क्लॉस 4 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि किसकी बात, कृषि वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो कृषि वर्ष आपको किस धारा में देखने के लिए मिलता है, तो कृषि वर्ष आपको 1 जुलाई से, मीन्स की इसकी प्रारंभ होती है, 1 जुलाई से इसका स्टार्ट होता है, और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, तो धारा 2 के क्लॉज गो के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का कोशिश किया। बाकी हम MCQ स्टार्ट करते हैं। MCQ के साथ साथ जो भी चीज़ें आएंगी, अगर लगेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ आपको बतानी है, तो वो चीज़ मैं आपके सामने रखने का डेफिनेटली प्रयास करूंगा। अब साथियों आप यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे प्रारंभिक से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता लागू है। तो साथियों कहाँ पे लागू है, कब से लागू है, कैसे लागू है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता लागू है, तो ये कब से लागू है, तो आप सभी लोगों को पता है कि 1 नवंबर सन 2000 से लागू है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ए वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये जो दे रहा है 1 नवंबर 2008, ये बिल्कुल गलत है। 2 अक्टूबर 2013 बिल्कुल गलत है। 2 अक्टूबर 1959 ये बिल्कुल गलत है। आपका करेक्ट आंसर कौन होगा, आपका करेक्ट आंसर जो होगा ए वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कृषि वर्ष कब से आरंभ होता है, और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता नहीं है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता नहीं है, 15 अगस्त से स्टार्ट होता नहीं है। स्टार्ट कब से होता है साथियों, तो 1 जुलाई से ये क्या होता है, कृषि वर्ष की स्टार्टिंग होती है। और ये आपको देखने के लिए भी मैंने बताया है कि 2 गो के अंतर्गत आप जाएंगे, तो 2 गो के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, कह रहा है राजस्व मंडल की बैठक का प्रमुख स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो राजस्व मंडल की बात कर रहा है। तो राजस्व मंडल की बैठक का प्रमुख स्थान निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो साथियों यहाँ पे किस स्थान पे उसकी बैठक की जाती है, तो भोपाल में की नहीं जाती है, जबलपुर में की नहीं जाती है, इंदौर में की नहीं जाती है। कहाँ पे किया जाता है साथियों, तो इसका जो बैठक किया जाता है वो ग्वालियर में किया जाता है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा। साथियों हम सभी आंसर्स को इसलिए मार्क करते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि आपको आंसर भी देखना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे बना करके दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं
कर भू राजस्व संहिता की धारा 2(5) में परिभाषित राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है? किसकी बात करते हैं साथियों? अभी आपने कृषि वर्ष को देखा है, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? अब यहाँ पे राजस्व वर्ष की बात कर रहा है। तो राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है? तो आप देखिए 1 जनवरी से तो राजस्व वर्ष प्रारंभ हो नहीं रहा था। 1 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये राजस्व वर्ष की बात कर रहा है। किसकी क्वेश्चन हमारा किस चीज़ की बात कर रहा है? राजस्व वर्ष की बात कर रहा था। लेकिन 1 जुलाई से जो हमारा प्रारंभ हो रहा था क्या था? वो कृषि वर्ष था। 1 अप्रैल से ऐसा कोई था नहीं, ये भी होगा नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा साथियों? डी वाला इसका क्या होगा? डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दे रहा है कि आबादी से आशय है। किसकी बात करते हैं साथियों? तो आबादी की बात करते हैं। आबादी से आशय है। आबादी का मतलब क्या होता है? नगरीय क्षेत्र में आवासीय स्थान इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है नगरीय क्षेत्र में किसी ग्राम के निवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में कर रहा है कंटेनमेंट में आरक्षित निवास के लिए स्थान की बात कर रहा है। और ऑप्शन डी में कर रहा है उपरोक्त सभी हो सकते हैं। तो साथियों अगर हम 5वें नंबर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में किसी ग्राम के निवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। आबादी से मतलब यही होता है। अब मैं आबादी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ साथियों। आबादी वह स्थान होता है, वह भूमि होता है जहाँ पे एक ग्राम के लिए निश्चित ग्राम के लिए एक क्षेत्र होता है जहाँ पे सभी ग्रामवासियों के द्वारा अपना कार्य मीन्स की जो भी सामाजिक कार्य होता है, सामाजिक कार्य पर वहीं पे किया जाता है। आबादी के ही अंतर्गत आबादी में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आबादी के लिए आवश्यक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे आबादी के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता है? तो आबादी के लिए नगरीय क्षेत्र का आवश्यक होना जरूरी है कि नगरीय क्षेत्र का, या फिर नगरपालिका क्षेत्र का, फिर यह नगर पंचायत क्षेत्र का। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि अगर आबादी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आबादी के लिए हमारे पास नगरीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं कृषि के अंतर्गत नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि कृषि के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता है? कृषि के अंतर्गत क्या नहीं है? तो क्या कृषि के अंतर्गत नहीं है? उद्यान कृषि नहीं है, फलोद्यान लगाना तथा उसका संरक्षण इसके अंतर्गत नहीं है। अब क्या इसके अंतर्गत नहीं कंसीडर किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के क्वेश्चन के ऑप्शंस पे हम चलते हैं। इसी के क्वेश्चन के ऑप्शन को यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को देखिए और डी वाले ऑप्शन को देखिए। सी वाले में कह रहा है चारे, चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बड़े झाड़ों की जंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? बड़े झाड़ों की जंगल की बात कर रहा है। तो 7 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला ही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। कौन सा? तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो कह रहा है कृषि में सम्मिलित नहीं है। अब कृषि के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कह रहा है सिंघाड़े की फसल को। ऑप्शन ए में कह रहा है सिंघाड़े की फसल को। ऑप्शन बी की कह रहा है कि घास की कृषि को। ऑप्शन सी कह रहा है फलों की खेती को। और ऑप्शन डी कह रहा है सागौन के उद्यान की। तो साथियों 8 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला आपका क्या होगा? डी वाला 8 नंबर का भी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है स्वयं की खेती करने वाले से तात्पर्य है जो स्वयं की खेती करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा खेत है और मैं ही अपने खेत पे खेती कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहा जाता है? जो स्वयं की खेती पे क्या करता है? खेती करता है। उसी को वास्तविक कृषक के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसी को वास्तविक कृषक कहा जाता है। अब ये भी कॉन्सेप्ट जान लीजिए क्योंकि वास्तविक कृषक से भी आपके एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चन बन रहा है। तो वास्तविक कृषक वह व्यक्ति होता है साथियों जो स्वयं अपनी ही खेती पर क्या करता है? अपने ही खेती पर युक्तियुक्त रूप से क्या करता है? वहाँ पे खेती करता है। उसी को वास्तविक खेती के नाम से जाना जाता है। कृषक के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं जैसे वार्षिक या नियतकालीन फसलों का, जिसमें पान, सिंघाड़ा, उद्यान की उपजें सम्मिलित उगाई जाती हैं या लगाई जाती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? ये सभी की सभी खेती के ही अंतर्गत आती हैं। अभी हम आगे समय आने पे वो भी सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है स्वयं के पर्यवेक्षण में सेवक द्वारा या मजदूरी द्वारा जो नगद या वस्तु के रूप में दे से हो। बी वाले में कह रहा है भूस्वामी के बड़े लड़के के पर्यवेक्षण में मजदूरों के द्वारा नगद या वस्तु के रूप में दे मजदूरी से है। ऑप्शन सी कह रहा है कुटुंब के किसी भी सदस्य के द्वारा खेती करने से है। तो उपरोक्त सभी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों कौन सा होगा? डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। डी में उपरोक्त सभी से है। तो सभी का मतलब ये सभी के सभी इसको क्या किए जाएंगे? कंसिडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। इमारती लकड़ी है, किसकी बात करता है साथियों?
तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इमारती लकड़ी है। अब इमारती लकड़ी के अंतर्गत क्या आता है, तो क्या इमारती लकड़ी के अंतर्गत चंदन आता है, नीम आता है, जामुन आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं आता है। तो साथियों 10 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। मीन्स की इमारती लकड़ी है। इमारती लकड़ी क्या है, इमारती लकड़ी के अंतर्गत चंदन को कंसीडर किया जाता है और यही इमारती लकड़ी के में चंदन, ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो राजस्व वर्ष की तिथि के बारे में हम बात करते हैं। किसकी तिथि के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्व वर्ष की तिथि के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कह रहा है कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत करती है। राजस्व वर्ष की जो तिथि होती है वो किसके द्वारा अधिसूचित की जाती है, तो राज्य शासन अधिसूचना द्वारा इसको नियत की जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है संहिता में स्पष्ट दिनांक नहीं है। मीन्स की कह रहा है कि संहिता में किसी प्रकार का स्पष्ट दिनांक नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अगर हम कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे डेट तो रहेगा ही रहेगा। भू राजस्व संहिता में यह शब्द प्रयुक्त नहीं होता, ये गलत बात है। अप्रैल माह के प्रथम दिन, ये भी गलत बात है। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा साथियों, ए वाला इसका क्या होगा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है सुधार कहलाता है। किसकी बात करता है साथियों, तो कह रहा है सुधार जो होता है कहलाता है। ऑप्शन ए अस्थायी कुंज एवं अस्थायी नालियों की बात कर रहा है। बी में सामान्य अनुक्रम के स्थान की दुरस्तीकरण की बात करता है। सी में किसी भी पूर्वगामी कार्यों का नवीनीकरण की बात करता है। और डी में कह रहा है दुफसलीय भूमि बनाने की योजना पर धन खर्च करने की बात कर रहा है। और साथियों 12 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो सी वाला यहाँ पे जो होगा 12 नंबर का सी वाला सुधार कहलाता है। किसी भी पूर्वगामी कार्यों का नवीनीकरण, सी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अब आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सुधार में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है साथियों, तो सुधार के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है वृक्षारोपण। ऑप्शन बी कह रहा है एक फसली भूमि को दुफसली भूमि बनाना। ऑप्शन सी कह रहा है जल के कटाव से भूमि बचाने के लिए किया गया कार्य। और ऑप्शन डी कह रहा है ऐसे कार्य जो भूमि के मूल्य को घटाते या नष्ट करते हो। तो साथियों 13 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 13 नंबर का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, 13 नंबर का डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे कार्य जो भूमि के मूल्य को घटाते या नष्ट करते हो। तो 13 नंबर का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा साथियों, तो डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आम्रकुंज से तात्पर्य नहीं है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो आम्रकुंज से तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन ए आम के ही बागों से। ऑप्शन बी भूमि के एक बड़े भाग पर आम के वृक्ष से। ऑप्शन सी सड़क के किनारे आम के वृक्ष से। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम 14 की बात करते हैं तो 14 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़क के किनारे आम के वृक्ष से की बात कर रहा है, आम क्रुंज से तात्पर्य नहीं थे, यही आम क्रुंज से तात्पर्य नहीं होता है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, सड़क के किनारे आम के वृक्ष से। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है संहिता में परिभाषित नहीं है। सबसे तो पहले देख लीजिए, कह रहा है कि संहिता के अंतर्गत मीन्स कि इस लॉ के अंतर्गत किसको परिभाषित नहीं किया गया। फलोदान को परिभाषित किया गया, बकाया को परिभाषित किया गया, सहकारी समिति को परिभाषित किया गया। लेकिन ये जो डी है जिसको जलोढ़ कहा जाता है, इसी को परिभाषित नहीं किया गया है। और यहाँ पे निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि संहिता में परिभाषित नहीं है, तो यही जलोढ़ को परिभाषित नहीं किया गया और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है लगान है। लगान का मतलब क्या होता है, लगान हम किसको कहते हैं, तो साथियों जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम PREMIUM, प्रीमियम जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लगान कहते हैं। प्रीमियम को क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। जो कि हमसे लगान मूवी भी एक बनी थी, उसी से आप याद कर लेंगे कि लगान क्या है, तो लगान प्रीमियम है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। कह रहा है कृषि के अंतर्गत है। अब कृषि के अंतर्गत किसको कंसीडर किया जाता है, कृषि के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो 17 नंबर वाले में कह रहा है चारे के लिए भूमि आरक्षित किया जाना, पहली बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है चराई के लिए भूमि आरक्षित किया जाना। ऑप्शन सी कह रहा है छप्पर खाने के लिए भूमि आरक्षित किया जाना। और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी की बात कर रहा है। तो साथियों 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला आपका क्या होगा, डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा कि उपर्युक्त सभी इसका क्या होगा, उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। चारे के लिए भूमि आरक्षित किया जाना भी होगा, चराई के लिए भूमि आरक्षित किया जाना और छप्पर छाने के लिए भूमि आरक्षित किया जाना, डी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करते हैं तो कह रहा है वास्तविक कृषक से अभिप्रेत है। किसकी बात करते हैं साथियों, तो वास्तविक कृषक। अब वास्तविक कृषक के अंतर्गत किसको कंसिडर किया जाता है, तो वास्तविक कृषक के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कह रहा है कोई कृषि जो भूमि पर स्वयं खेती करता है। कोई कृषक ऐसा हो जो भूमि पर स्वयं खेती करता है। और बी वाले में कह रहा है कोई कृषक जिससे युक्त रूप से प्रत्याशा की जाती है कि वह स्वयं खेती करेगा।
मीन्स कि या तो वो स्वयं खेती कर रहा है या फिर वो अपने खेत पे खेती करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों सी होगा। ए और बी वाला इसका दोनों का दोनों करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सी में क्या आ जा रहा है, ए एवं बी दोनों की बात यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करते हैं साथियों, तो 19 में कह रहा है कि पटवारी की नियुक्ति कौन करता है। किसकी बात करते हैं साथियों, तो पटवारी की बात करते हैं। और वही कह रहा है कि पटवारी की जो नियुक्ति होता है, ये पटवारी की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों 19 नंबर वाले में जो करेक्ट आंसर होगा आपका, पटवारी की डायरेक्ट नियुक्ति कलेक्टर साहब के द्वारा की जाती है, तहसीलदार साहब के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को विलफुली यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आबादी कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो धारा 2 क के अंतर्गत आबादी डिफाइन किया है। कृषि वर्ष धारा 2 ग के अंतर्गत आपने देखा ही है। राजस्व वर्ष धारा 2 फ के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ये आम्रकुंज जो है साथियों, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित युग्म नहीं है। नहीं है मीन्स कि निगेटिव वे में, तो यहाँ पे डी वाला आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कह रहा है राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है। अब ये नियुक्ति जो होती है, जो राजस्व निरीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखिए और ऑप्शंस को देख के ही हम काम को करेंगे। तो जो यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, तो साथियों यहाँ पे नियुक्ति करने का काम कलेक्टर साहब का है और कलेक्टर साहब के ही द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा साथियों, तो कलेक्टर साहब के द्वारा। राज्य सरकार का यहाँ पे हस्तक्षेप होता नहीं है, ए एवं बी होगा नहीं, आयुक्त यहाँ पे होगा नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो दखल रहित भूमि की बात कर रहा है। दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है, इसका मतलब क्या होता है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ग्राम में की ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से भिन्न है। ऑप्शन बी में कह रहा है ग्राम में की ऐसी भूमि जो किसी भूस्वामी द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। ऑप्शन सी कह रहा है ग्राम में की ऐसी भूमि जो कृषक द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। और ऑप्शन डी कह रहा है ग्राम में की ऐसी भूमि जो सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है, उपरुक्त सभी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये ई वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। कौन सा, ई वाला इसका जो होगा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आ जा रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या कह रहा है राजस्व मंडल का गठन होता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो राजस्व मंडल के गठन की बात कर रहा है। और राजस्व मंडल का गठन क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों से गठन होता है। ऑप्शन बी अध्यक्ष एवं 2 से अधिक सदस्यों से होता है। ऑप्शन सी अध्यक्ष एवं 2 या 2 से अधिक इतने अन्य सदस्यों से जितने की राज्य सरकार समय समय पर अवधारित करे। और ऑप्शन डी की बात कर रहा है अध्यक्ष के अलावा इतने सदस्य जितने की राज्य सरकार ठीक समझे। तो साथियों 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो 23 नंबर का आपका डी वाला क्या होगा, डी वाला 23 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है सही सुमेलित युग्म नहीं है। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कौन ऐसा सुमेलित है जो कि सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कृषि वर्ष की बात करते हैं, 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार रेपिटेशन के हिसाब से दिखाऊंगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजस्व वर्ष की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है 1 अगस्त से प्रारंभ होता है। ये बात बिल्कुल गलत कर रहा है कि राजस्व वर्ष 1 अगस्त से स्टार्ट होता है, ये गलत बात है। सी वाला कह रहा है भू राजस्व संहिता का प्रवर्तन 2 अक्टूबर 1959 से हुआ है, ये सही है। डी कह रहा है राजस्व वर्ष जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो साथियों अगर हम 24 नंबर की बात करते हैं कि 24 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहा है, सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो बी वाला ही यहाँ पे क्या होगा साथियों, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है राजस्व मंडल के सदस्य के लिए आवश्यक है। अब क्या आवश्यक है कि जो राजस्व मंडल के सदस्य होते हैं इनके लिए क्या आवश्यक है, उसी आवश्यक चीज़ के बारे में हमको बताना है। कह रहा है ऑप्शन ए उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ऑप्शन बी कर रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता धारित करता हो। ऑप्शन सी कर रहा है 5 वर्ष से अधिक कलेक्टर का पद संभाले हो। और ऑप्शन डी कर रहा है उपरोक्त में से कोई भी एक की बात कर रहा है। तो साथियों अगर हम 25 नंबर की बात करते हैं, तो 25 नंबर का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 25 नंबर का बी वाला यहाँ पे क्या होगा, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि राजस्व मंडल में अभी तक कितने सदस्य न्यायपालिका से आते हैं। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जो राजस्व मंडल होता है इसके कितने सदस्य न्यायपालिका से आते हैं। अब न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं, तो जुडिशरी से
कितने सदस्य आते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कोई नहीं, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सदस्य, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1 सदस्य, ऑप्शन डी कह रहा है बताने नहीं जा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर हम 26 नंबर की बात करते हैं तो 26 नंबर का ए वाला यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। कोई सदस्य ऐसा नहीं आता है, जो कि कहाँ से आता है, जो कि न्यायपालिका से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, कह रहा है कि राजस्व पदाधिकारी नहीं है। किसकी बात कर रहा है साथियों? कह रहा है जो राजस्व के अधिकारी होते हैं, राजस्व पदाधिकारी नहीं है। अब इसकी बात देखिए, ये कह क्या रहा है। ऑप्शन ए राजस्व मंडल का सदस्य, अध्यक्ष, अधीक्षक या भूलेख, नायब तहसीलदार और उप जिला अधिकारी। तो साथियों 27 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राजस्व मंडल का सदस्य नहीं। देखिए बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो निगेटिव वे में पूछ रहा है। यहाँ पे भी कह रहा है राजस्व पदाधिकारी नहीं है, राजस्व मंडल का सदस्य या अध्यक्ष। यहाँ पे ए वाला क्या होगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं, कह रहा है राजस्व पदाधिकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिर 28 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए निगेटिव वे में नहीं है, तो कह रहा है ऑप्शन ए सहायक भू अधीक्षक भू अभिलेख, ऑप्शन बी राजस्व निरीक्षक, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी आयुक्त भू अभिलेख की बात कर रहा है। तो 28 का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, 28 का बी वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, राजस्व निरीक्षक की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं, कह रहा है कि कौन राजस्व अधिकारी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको हम राजस्व अधिकारी के रूप में देखते हैं। तो साथियों जिला सर्वेक्षण अधिकारी भी राजस्व अधिकारी होता है, उप सर्वेक्षण अधिकारी भी राजस्व अधिकारी होता है और सहायक भू अभिलेख अधिकारी भी होता है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डी में उपयुक्त सभी के सभी यहाँ पे सही किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। किसकी बात कर रहा है, तो जो निम्नलिखित कथन है इसमें सत्य कथन कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे, ऑप्शन बी कह रहा है कि खंड के समस्त राजस्व अधिकारी संबंधित आयुक्त के अधीनस्थ होंगे, ऑप्शन सी कह रहा है कि जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो साथियों 30 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा, तो 30 नंबर का डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि जिले को समाप्त करने या सृजित करने की शक्ति राज्य सरकार को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। तो साथियों 31 नंबर वाले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए धारा 12 दे रहा है, ऑप्शन बी धारा 13 दे रहा है, ऑप्शन सी धारा 14 दे रहा है, ऑप्शन डी धारा 17 दे रहा है। तो साथियों 31 नंबर का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, यही धारा 13 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं, आयुक्त होते हैं, कह रहा है आयुक्त होते हैं। अब आयुक्त क्या होते हैं, अब देखिए कह रहा है प्रत्येक जिले में होते हैं। आयुक्त जो होते हैं प्रत्येक जिले में होते हैं, ऐसा नहीं है, प्रत्येक संभाग में। साथियों यही बी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आयुक्त जो होते हैं वो प्रत्येक संभाग के अंतर्गत होते हैं, प्रत्येक उपखंड में भी नहीं होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बी वाला इसका क्या होगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करता है। कौन करता है साथियों, तो यहाँ पे बात कर रहा है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार क्या करता है, प्रत्येक जिले में कलेक्टर की नियुक्ति करता है। और ये डायरेक्ट हिट कर रहा है, ये सेक्शन वाइज, और इस सेक्शन का क्या नाम है साथियों, तो इस सेक्शन का नाम है बी वाला ऑप्शन, मीन्स की सेक्शन नंबर 16 की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहा है भूमि पर प्रवेश एवं सर्वेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। भूमि पर किसी को प्रवेश करने की और सर्वेक्षण करने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो साथियों यहाँ पे पटवारी को भी है, भूमापक को भी है, राजस्व निरीक्षकों को भी है, और डी वाला इसका क्या होगा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी की ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है मंडल एवं आयुक्त को मामले को अंतरित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त किया गया है, किस धारा के अंतर्गत इसको शक्ति प्रोवाइड किया गया है। तो साथियों अगर हम 35 नंबर की बात करते हैं तो 35 नंबर का ऑप्शन ए ही होगा, धारा 29 के अंतर्गत ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि कलेक्टर या उपखंड अधिकारी, किसकी बात कर रहा है साथियों, कलेक्टर या उपखंड अधिकारी किसी मामले के विनिश्चय हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले को अंतरित सौंपने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त करता है, किस धारा के अंतर्गत इसको प्रदान किया गया है। तो 36 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो साथियों ऑप्शन ए धारा 30 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। कर धारा 29 के अंतर्गत मामले को अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है, मीन्स कि मामले को ट्रांसफर करने की शक्ति किसको प्रोवाइड करके रखा गया है, कौन मामले को ट्रांसफर कर सकता है। तो साथियों राजस्व बोर्ड को भी ये प्राप्त है और आयुक्त को भी। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा साथियों, सी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन होगा, तो सी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अब साथियों क्वेश्चन नंबर
38 को हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, कह रहा है किसी विशेष मामले को एक जिले के राजस्व अधिकारी से दूसरे जिले के राजस्व अधिकारी को मामला अंतरित करने का आवेदन दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, इसका ऑप्शन देखिए। कह रहा है राजस्व बोर्ड के समक्ष, ऑप्शन बी आयुक्त के समक्ष, ऑप्शन सी कलेक्टर के समक्ष, ऑप्शन डी उपर्युक्त ए एवं बी के समक्ष की बात कर रहा है। और 38 नंबर का क्या करेक्ट आंसर होगा साथियों, तो 38 नंबर का आपका बी वाला जो होगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, आयुक्त के समक्ष की बात कर रहा है। यहाँ पे एक नोट भी दिया है, नोट को आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। कह रहा है बोर्ड स्वतः अपने आयुक्त आवेदन पर विशिष्ट मामलों को एक जिले से दूसरे जिले के राजस्व अधिकारी को अंतरित कर सकता है। क्या कर सकता है साथियों, उसको एक जिले से दूसरे जिले में उसको ट्रांसफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। कह रहा है राजस्व अधिकारी व्यक्तियों को साक्ष्य या दस्तावेज पेश करने के लिए, हाजिर होने के लिए समन भेजने की शक्ति है। किसकी बात कर रहा है साथियों, समन भेजने की शक्ति है। और ये डायरेक्ट सेक्शन से पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 33 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत ये चीज़ प्रोवाइड करके रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो 40 वाले में क्या कह रहा है कि राजस्व न्यायालय प्रकरण की एक पक्षीय सुनवाई कर सकता है। कौन कर सकता है साथियों, एक पक्षीय सुनवाई कर सकता है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है तामील की प्रक्रिया विधिपूर्ण हुई हो, ऑप्शन बी कह रहा है तामील उसके एजेंट पर हुई हो, ऑप्शन सी कह रहा है तामील आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी कह रहा है एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो सकता है। तो साथियों 40 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 40 नंबर का ए वाला यहाँ पे क्या होगा, 40 नंबर का ए वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, तामील की प्रक्रिया विधिपूर्ण हुई हो। ठीक, ये बातें यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि धारा 33 के अंतर्गत, किसकी बात कर रहा है साथियों, कह रहा है धारा 33 के अंतर्गत पक्षकार या साक्षी को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया लेकिन समन का अनुपालन करने में चूक करता है तो उसे कौन सी सजा दी जाएगी और क्या किया जाएगा, किसके द्वारा। तो कह रहा है गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगी। जाहिर सी बात है, अगर समन दिया जा रहा है, समन पे नहीं आ रहा है तो उसको गिरफ्तारी का वारंट भेजा जाएगा, जो कि हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है आदेश दे सकेगा कि उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे, मीन्स की आने के लिए गारंटी दे। सी कह रहा है 1000 रुपये से अधिक जुर्माना का आदेश दे सकेगा। और डी वाले में कह रहा है कि उपयुक्त सभी। साथियों इसका डी वाला क्या होगा, 41 नंबर का डी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। कह रहा है किस धारा के अंतर्गत साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश किया जा सकता है, कौन सा ऐसा धारा है जिसके अंतर्गत साक्षी को उपस्थित होने के लिए विवश किया जा सकता है। तो ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बी का मतलब होता है धारा 34 के अंतर्गत इसको लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है एक व्यक्ति पक्षकार साक्षी समन के तामील के बाद हाजिर नहीं होता है तो अधिकारी उस पर कितना जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। अगर उसको समन दिया गया, अगर नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना दिया जा सकता है। तो साथियों 1000 रुपये से अधिक की बात कर रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा साथियों, इसका ए वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 43 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो। अब यहाँ पर इसके ऑप्शंस को देख लीजिए, 3000 रुपये, 5000 रुपये, ये नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। कह रहा है राजस्व पदाधिकारी को न्यायालय का दर्जा किस धारा के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है, कौन से इस धारा है जिसके अंतर्गत इसको न्यायालय का दर्जा प्रोवाइड किया गया है। तो साथियों अगर हम 44 नंबर की बात करते हैं तो 44 का यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी वाला, धारा 31 के अंतर्गत इसको न्यायालय का दर्जा प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। कर राजस्व पदाधिकारी को किस धारा के तहत अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त है, मीन्स की इनहेरेंट पावर इसको प्रोवाइड किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, सी वाला, धारा 32 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो कह रहा है राजस्व न्यायालय में उपसंजाति होकर कार्यवाही करने के लिए कौन सक्षम नहीं है, किसको सक्षम नहीं बनाया गया। तो साथियों अगर हम 46 नंबर की बात करते हैं तो 46 नंबर का ऑप्शन ए है, पक्षकार का पिता या परिवार का कोई भी सदस्य, अभिकर्ता, विधि व्यवसायी, पक्षकार स्वयं। तो 46 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, यहाँ पे हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे पक्षकार का पिता या परिवार का कोई भी सदस्य की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है राजस्व न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना, मीन्स की नेचुरल जस्टिस का, नेचुरल लॉ का यहाँ पे क्या करना है, बात करना है। और ये मीन्स की करना है, मीन्स की करना है, ये क्या है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, ये आपके ऊपर मैंडेट है और ये अनिवार्य है, इसीलिए बी वाला यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है धारा 28 के तहत राजस्व पदाधिकारी द्वारा किसी आवासीय भूमि पर कार्यवाही करने हेतु प्रवेश करने के लिए कितने घंटे के समय यहाँ पे चाहिए साथियों। तो 48 वाले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला होगा, 24 घंटे से
पहले अधिभोगी को सूचना देना पड़ेगा। साथियों, ये था आपके क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एक करके रख दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, क्योंकि साथियों अगर मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ी सी समस्या हो जाती है, और आप लोग इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग का कोई कमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन होता है, उसमें कमेंट भी करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।